स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। देखते हैं हम आगे। टॉपिक है आज कांस्टेंट्स आर लिटरल्स। कांस्टेंट्स क्या होते हैं सी में या किसी भी लैंग्वेज में? कांस्टेंट्स आर द फिक्स वैल्यू दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ये इसकी डिफिनीशन हुई कि कांस्टेंट फिक्स वैल्यू होती है जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय चेंज नहीं होती है। वेरिएबल चेंज होता है। डिफरेंस अगर पूछा जाए, वेरिएबल कैन चेंज देयर वैल्यू, कांस्टेंट्स आर फिक्स वैल्यू। अब टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट के टाइप क्या है देखिए। पहला है इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट क्या होते हैं? दीज आर द होल नंबर्स विदाउट डेसिमल पार्ट। बिना डेसिमल पार्ट के होल नंबर जो होती हैं वो क्या होती हैं? इंटीजर वैल्यू होती है। जैसे 25, 36, -10, -20 एक्सेट्रा। बिना डेसिमल के प्लस माइनस जो होता है नंबर, वो क्या कहलाता है? इंटीजर कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट की ज़रूरत कब पड़ेगी? जैसे नंबर सैलरी हुआ, एम्प्लॉइज़ की सैलरी हुई, सब्जेक्ट में मार्क्स हुए, तो वहाँ पे इस तरह की वैल्यू दी जाती है। और इसके लिए वेरिएबल जो डिक्लेयर होता है वो इंट टाइप का डिक्लेयर होता है। दूसरा टाइप है फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट या रियल कांस्टेंट भी इसे बोलते हैं। इसे रियल कांस्टेंट भी कहा जाता है। दीज आर द नंबर्स विथ डेसिमल पार्ट। इसमें डेसिमल पार्ट होता है। जैसे 2.5, 3.29 और 3.2E8। यहाँ देखिए E8 ली, ये फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है। ये ई के पहले वाला पार्ट मैंटीसा पार्ट होता है और ई के बाद वाला पार्ट एक्सपोनेंट पार्ट होता है। तो इस तरह के नंबर्स इंटरमीडिएट की मैथ में पढ़ेंगे आप, एक्सपोनेंशियल वैल्यू के फॉर्म में नंबर्स। तो इस तरह का भी नंबर्स जो होता है वो आपका फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट में आता है। इस तरह के कांस्टेंट की ज़रूरत कब पड़ती है? जब जैसे प्राइस हुआ आइटम का, किसी आइटम का प्राइस, या परसेंटेज मार्क्स हुआ, एवरेज मार्क्स हुआ, तो उस समय इनका इस्तेमाल किया जाता है। फ्लोटिंग पॉइंट या रियल कांस्टेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट कांस्टेंट आता है करेक्टर कांस्टेंट। करेक्टर कांस्टेंट क्या होता है? सिंगल कोट्स में करेक्ट एक सिंगल लेटर, जैसे एम हुआ, एफ हुआ, या नंबर भी सिंगल कोट्स में, जैसे सिंगल कोट्स में 5 आपने डाल दिया या प्लस डाल दिया, तो ये करेक्टर कांस्टेंट होता है। एक अक्षर को स्टोर करता है। दूसरा कांस्टेंट, नेक्स्ट कांस्टेंट जो आता है वो होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? सेट ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स। डबल कोट्स के अंदर, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। देखिए जैसे राम कुमार 25 ए PBH, और सिंगल कोट्स में, डबल कोट्स में ए। देखिए डबल कोट्स में ए डालेंगे तो स्ट्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा। और इसी तरह नंबर, तो नंबर इसमें कोई भी वैल्यू हो सकती है लेकिन वो डबल कोट्स में इंक्लूड होती है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग कांस्टेंट कहाँ इस्तेमाल होता है? जब आपको किसी का नाम या एड्रेस या बुक का नाम या शहर का नाम ये सब स्टोर करना हो तो वो स्ट्रिंग कांस्टेंट में आता है। और कैरेक्टर कांस्टेंट का इस्तेमाल जैसे आपको मेल, फीमेल, यम और एफ स्टोर करना है तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इतने तरह के कांस्टेंट सी लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं। अगला बेसिक एलिमेंट जो सी में आता है वो है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स विच एक्ट अपॉन द ऑपरेंड्स एंड रिटर्न्स द वैल्यू। ये किसी भी एक्सप्रेशन में एक सिंबल के रूप में इस्तेमाल होते हैं जो उसका इवेल्युएशन करके वैल्यू देते हैं। इवेल्युएशन करने के बाद उस एक्सप्रेशन का इवेल्युएशन करने के बाद वैल्यू देते हैं। जैसे 5+3 है तो 5+3 में ऑपरेंड क्या हुआ? जिस पर ऑपरेटर कार्य करता है उसे ऑपरेंड बोलते हैं। वो वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पे 5 और 3 क्या है? ऑपरेंड है, और प्लस क्या है? ऑपरेटर है। इसी प्लस की वजह से 5 और 3 ऐड हो जाएगा और आंसर क्या आएगा? 8, यानी 8 रिजल्ट आएगा, वो वैल्यू रिटर्न होगी। तो ऑपरेटर क्या होते हैं? सिंबल होते हैं जो ऑपरेंड्स पर कार्य करके रिजल्ट देते हैं। आगे आता है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। सी में ऑपरेटर्स कितने प्रकार के होते हैं? पहला ऑपरेटर है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ये ऑपरेटर वर्क्स ऑन न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यू पर कार्य करते हैं, ये नंबर पर कार्य करते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू पर कार्य करते हैं। ये फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं, निम्नलिखित टाइप। पहला है एडिशन, जो क्या करता है? ऐड करता है दो नंबर्स को। जैसे 5+2 तो क्या हो जाएगा? 7 आ जाएगा, ऐड कर देता है। दूसरा है सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर।
सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर क्या करता है, माइनस करता है, सब्ट्रैक्ट करता है, जैसे 5 - 3 = 2 आ जाएगा। तीसरा है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, स्टार होता है इसका साइन, ये क्या करता है, प्रोडक्ट देता है वैल्यूज़ का, जैसे 5 × 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तीसरा ऑपरेटर है डिवीजन ऑपरेटर। डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है, रिटर्न्स क्वोशिएंट देता है आफ्टर डिवीजन। डिवीजन के बाद, डिवाइड करने के बाद क्या रिटर्न करता है, क्वोशिएंट। जैसे 5 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1। क्यों, 3 × 1 = 3, 1 जाएगा, 3 × 1 = 3, केवल क्वोशिएंट ये रिटर्न करता है। अगर हम इसको 3/5 कर देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आएगा, क्योंकि इंटीजर और इंटीजर जब डिवाइड होता है तो रिजल्ट इंटीजर में आएगा, यानी यहाँ पे पॉइंट में नहीं आएगा। ये किस तरह डिवाइड होगा, 3/5 होगा, तो 5 0 जा 0, ये रिमाइंडर 3 आएगा, तो यानी क्वोशिएंट क्या आ रहा है, 0। तो 3/5 में, यानी दोनों इंटीजर हैं, तो आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। और 5/3 में आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 3 × 1 = 3, 1 जाएगा क्वोशिएंट। आगे है मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, रिटर्न्स रिमाइंडर देता है। डिवीजन के बाद क्या देता है, रिमाइंडर। जैसे 5 मॉडुलस 3 करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 3 × 1 = 3 जाएगा, और क्वोशिएंट क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 2। 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2। इसी तरह 3 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे, मॉडुलस निकालेंगे, 3 मॉडुलस 5, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। कैसे, 3 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 0 जा 0 जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 3, और यही 3 आंसर होगा। तो ये ध्यान दीजिए, जब भी इंटीजर डिवाइड होगा तो इंटीजर में आंसर आएगा, और रिमाइंडर भी, और इंटीजर का जब मॉडुलस निकालेंगे तो वो भी इंटीजर में आएगा। तो 3 मॉडुलस 5 3 आएगा, और 5 मॉडुलस 3 2 आएगा। तो ये इतने टाइप का हुआ। पहला ऑपरेटर में पहला टाइप हुआ अर्थमेटिक ऑपरेटर, जो नंबर पे कार्य करता है, और अर्थमेटिक ऑपरेटर 5 टाइप्स के, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस होते हैं। दूसरे टाइप का ऑपरेटर जो होता है वो होता है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स कंपेयर्स टू वैल्यूज। ये दो वैल्यू को कंपेयर करके, ये दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं दो वैल्यूज की, और 0 रिटर्न करते हैं फॉल्स के लिए। कंपैरिजन में आंसर क्या आता है आपका, 0 तब आता है जब फॉल्स होती है कंडीशन। वो रिलेशनल ऑपरेटर जब फॉल्स रिटर्न करता है, यानी फॉल्स होता है वो, तो वो 0 रिटर्न करता है। तो 0 फॉर फॉल्स एंड 1 और एनी नॉन जीरो वैल्यू, 1 और एनी नॉन जीरो वैल्यू फॉर ट्रू। ट्रू के लिए क्या रिटर्न करता है, 1 या कोई भी नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करता है। इसको एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। इट इज फॉलोइंग टाइप्स। रिलेशनल ऑपरेटर निम्न प्रकार के होते हैं। पहला होता है ग्रेटर देन। पहला होता है आपका ग्रेटर देन ऑपरेटर, जो कि क्या करता है, दो वैल्यू को कंपेयर करता है, और पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी होती तो ट्रू आता है, नहीं आता है। पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से कंपेयर करे पे अगर पहली वैल्यू बड़ी होगी तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे 5 > 3, 5 3 से बड़ा है, तो आंसर क्या आ रहा, ट्रू, यानी आंसर क्या आएगा, ट्रू, यानी 1 आएगा। इसी तरह हमने किया 5 > 30, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स, क्योंकि 5 30 से बड़ा नहीं है, यानी फॉल्स आ जाएगा, यानी 0 आ जाएगा। तो ये आपके आऊँगा कि पहली वैल्यू अगर दूसरी वैल्यू से बड़ी, कंडीशन ट्रू है तो 1 या कोई भी नॉन जीरो वैल्यू आएगा, और पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी नहीं है, यानी फॉल्स आ रहा है, 5 30 से बड़ा नहीं है तो फॉल्स आ रहा है, यानी 0 आएगा। इसी तरह लेस देन क्या करता है, जब पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से छोटी होती है तो ट्रू आता है, नहीं तो फॉल्स आता है। तो जैसे 5 <10, 5 <10, 5 10 से छोटा है तो ये ट्रू आ रहा है, यानी आंसर क्या आएगा, 1। इसी तरह 5 <2 अगर हमने किया, 5 2 से छोटा है, नहीं छोटा है, यानी फॉल्स आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। इसी तरह होता है ग्रेटर आर इक्वल टू।
बड़ा हो या बराबर हो, बड़ा हो या बराबर हो। जैसे हमने किया 5 ग्रेटर देन 5, इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। 5 से बड़ा नहीं है। अगर हम यहीं इक्वल लगा देंगे 5 ग्रेटर आर इक्वल टू, इसका मतलब हुआ कि 5 या तो 5 से बड़ा है या इक्वल है। तो बड़ा तो नहीं है लेकिन इक्वल है, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू, यानी 1 आ जाएगा। इसी तरह हमने किया 5 ग्रेटर आर इक्वल टू 10, 5 10 से बड़ा है या बराबर है, ना तो बड़ा है ना तो इक्वल है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स, यानी 0। इसी तरह आपका लेस देन आर इक्वल टू होता है। लेस देन आर इक्वल टू में क्या होता है? फर्स्ट वैल्यू दूसरी वैल्यू से छोटी हो या लेस हो तो ट्रू आता है, नहीं तो फॉल्स आता है। जैसे 5 लेस आर इक्वल टू 10, 5 10 से छोटा है या इक्वल है, या इस तरह से और एक सही हो जाए, लेस आर इक्वल टू 5, 5 से छोटा है, छोटा तो नहीं है लेकिन इक्वल है, यानी आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा, यानी 1 आएगा। इसी तरह 5 लेस आर इक्वल टू 10 कर दिया या 2 कर दिया, तो 5 2 से छोटा है या इक्वल है, ना तो छोटा है 5 2 से, ना तो इक्वल है, इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स, यानी 0 आएगा। अब अगला ऑपरेटर आता है रिलेशनल नॉट इक्वल टू। जब वैल्यू इक्वल नहीं होती, पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू के इक्वल नहीं होती है, तो उसका आंसर क्या आता है? ट्रू आता है। जैसे 5 इज नॉट इक्वल टू, हमने लिखा 5 इज नॉट इक्वल टू 5, इसका आंसर क्या आएगा? 5 के बराबर नहीं है, जबकि बराबर है तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स, यानी 0 आएगा, क्योंकि 5 के इक्वल है। हम चेक क्या कर रहे हैं? नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पर अगर हमने लिखा 5 नॉट इक्वल टू 10, 5 10 के इक्वल नहीं है, तो दैट इज ट्रू, ट्रू आएगा, यानी 1 आएगा। और अगला ऑपरेटर है इक्वालिटी ऑपरेटर। इक्वालिटी ऑपरेटर क्या करता है? जब दोनों वैल्यू सेम होती हैं तो ट्रू आता है, नहीं तो फॉल्स आता है। जैसे 5 इक्वालिटी 5, इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू, यानी 1 आएगा, क्योंकि 5 के इक्वल है। इसी तरह अगर हमने किया 5 इक्वालिटी 2, तो ये आंसर फॉल्स आ गया, क्योंकि 5 2 के इक्वल नहीं है, यानी इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये हुए आपके रिलेशनल ऑपरेटर सी में। आगे आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स आप बूलियन अलजेब्रा में भी हम पढ़ाए हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स इन सी। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ये कंबाइंस 2 और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशन, 2 या 2 से अधिक रिलेशनल एक्सप्रेशन को कंबाइंड करके एक सिंगल एक्सप्रेशन बनाते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर केवल 2 वैल्यू को कंपेयर करता है। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक रिलेशनल एक्सप्रेशन, यानी रिलेशनल एक्सप्रेशन मतलब जिसमें रिलेशनल ऑपरेटर यूज हुआ हो, उस तरह के कई 2 या 2 से अधिक रिलेशनल एक्सप्रेशन करके कंबाइंड करके एक सिंगल एक्सप्रेशन बनाता है, तो क्या हो जाता है? एक लॉजिकल एक्सप्रेशन हो जाता है। और इसका आंसर जो होता है एक सिंगल ट्रू, यानी नॉन जीरो वैल्यू, और एक सिंगल फॉल्स, यानी 0 आता है। तो वन फॉर एनी नॉन जीरो वैल्यू फॉर ट्रू एंड 0 फॉर फॉल्स, ये रिटर्न करता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, समझ जाएंगे। तो पहले ये भी जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड का साइन होता है डबल एम्परसेंड। ये क्या कहता है? इवैल्यूएट्स ट्रू व्हेन ऑल एक्सप्रेशंस आर ट्रू। यह ट्रू यानी ट्रू इवैल्यूएट तभी करता है, यानी नॉन जीरो वैल्यू तभी रिटर्न करता है जब सारे एक्सप्रेशन ट्रू होते हैं। एक भी एक्सप्रेशन फॉल्स होने पे ये क्या दे देता है? 0 देता है, यानी फॉल्स हो जाता है। यानी ट्रू तभी आएगी जब सारे एक्सप्रेशन ट्रू हों, एक भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स हो जाता है, यानी 0 हो जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए 5 ग्रेटर देन 3, एक रिलेशनल एक्सप्रेशन ये है, एंड लगा, फिर 3 इक्वालिटी 3, दूसरा रिलेशनल एक्सप्रेशन ये है, फिर एंड लगा 9 लेस देन 10। यहाँ देखिए 5 ग्रेटर देन 3 है, तो ये क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। ये क्या आएगा? 5 3 से बड़ा है, ट्रू आएगा। और 3 इक्वालिटी 3, ये भी ट्रू आ रहा है। और 9 लेस देन 10, 9 10 से छोटा है, ये भी ट्रू आ रहा है। यानी सारे एक्सप्रेशन, पहला एक्सप्रेशन, दूसरा एक्सप्रेशन, तीसरा एक्सप्रेशन, ये तीनों एंड से जुड़े हैं, तो एक लॉजिकल एक्सप्रेशन, सिंगल लॉजिकल एक्सप्रेशन बना। तो सारे, ये भी ट्रू आ रहा है, ये भी ट्रू आ रहा है, ये भी ट्रू आ रहा है, यानी इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा, यानी नॉन जीरो वैल्यू जैसे 1 आ जाएगा। आंसर क्या आएगा इसका? 1, यानी
ट्रू आएगा, ट्रू इवेल्युएट होगा यानी 1 आएगा। एक भी फॉल्स होगा तो फॉल्स हो जाएगा। 10 ग्रेटर देन 2, 10 2 से बड़ा है, सही है। 9 ग्रेटर देन 5, ये 9 5 से बड़ा है, ये भी सही है। 6 लेस देन 2, 6 2 से छोटा, एक फॉल्स हो गया। ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, लेकिन एक फॉल्स हो गया, तो पूरे का आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, यानी इसका पूरे का आंसर क्या आ जाएगा, 0। ये हुआ आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन एंड। अब आता है लॉजिकल आर। लॉजिकल आर लॉजिकल एंड का अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, एक भी एक्सप्रेशन ट्रू होगा, बाकी सभी अगर फॉल्स हैं, एक भी ट्रू है तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आएगा। फॉल्स तभी आएगा जब सारे एक्सप्रेशन फॉल्स होंगे, सारे एक्सप्रेशन फॉल्स होने पर ही फॉल्स आएगा। तो देखिए एग्जांपल के तौर पर, जैसे 5 ग्रेटर देन 3, 5 3 से बड़ा है, ट्रू है। 6 इक्वालिटी 7, 5 3 से बड़ा है, ट्रू है। और 6 इक्वालिटी 7, 6 7 के बराबर है, फॉल्स है। 9 ग्रेटर देन 20, फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, लेकिन एक एक्सप्रेशन ट्रू आ रहा है, ये ट्रू आ रहा है, तो इस पूरे का आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, यानी क्या आएगा, 1 आएगा। या दूसरा एग्जांपल है 5 ग्रेटर देन 30, 5 30 से बड़ा है, ये फॉल्स है, 5 30 से बड़ा नहीं है। और 9 इक्वलिटी 10, 9 10 के बराबर है, तो ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, पूरा आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स, यानी 0 हो जाएगा। तो लॉजिकल आर का साइन क्या होता है, पाइप साइन, इस तरह से होता है। जब पेपर में प्रिंट आउट आता है तो ये इस तरह से हो जाता है, और प्रैक्टिकली जब सिस्टम पे करेंगे तो इस तरह से, इसको पाइप साइन बोलते हैं, कीबोर्ड में होता है। ये लॉजिकल आर का साइन है। एक और लॉजिकल ऑपरेटर होता है लॉजिकल नॉट, उसको हम देख लेते हैं। लॉजिकल नॉट क्या होता है, तीसरा जो होता है इसमें लॉजिकल ऑपरेटर में ही तीसरा ऑपरेटर है लॉजिकल नॉट, इसका साइन है एक्सक्लेमेशन साइन। It negates the result. It negates the result. जिस तरह से बुलियन अलजेब्रा में ये ऑपरेटर है, उसी तरह यहाँ भी है। तो यहाँ भी देखिए ये निगेट करता है, यानी एक्सप्रेशन अगर ट्रू है तो आंसर फॉल्स होगा, अगर एक्सप्रेशन फॉल्स है तो आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। जैसे निगेट्स द रिजल्ट, if expression is true then answer is false, and if expression is false then answer is true। ट्रू आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हमने दिया 5 ग्रेटर देन 3 एंड 5 ग्रेटर देन 2। यहाँ देखिए 5 ग्रेटर देन 3 एंड 5 ग्रेटर देन 2, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। अगर हम यहाँ पे नॉट लगा देते हैं तो बिना नॉट के क्या आ रहा है, 5 ग्रेटर देन 3 ट्रू है, 5 ग्रेटर देन 2 ये भी ट्रू है। बिना नॉट के आंसर इसका एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, ट्रू, तो यानी नॉट लग गया है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स, यानी 0। इसी तरह दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5 ग्रेटर देन 20, 5 ग्रेटर देन 20 एंड 5 ग्रेटर देन 30। अब यहाँ पे नॉट बाहर लगा दिया, तो बिना नॉट के क्या आ रहा है, 5 ग्रेटर देन 20 फॉल्स आ रहा है, एंड 5 ग्रेटर देन 30 ये भी फॉल्स आ रहा है, दोनों फॉल्स हैं, तो आंसर फॉल्स होगा। और चूंकि नॉट लग गया है तो इसका बिना नॉट के आंसर क्या आएगा, फॉल्स, यानी ये क्या हो जाएगा, जब नॉट लग गया तो हो जाएगा ट्रू, यानी
1 यानी नॉन जीरो वैल्यू आ जाएगा। तो ये हुए आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसका साइन होता है इक्वल साइन। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है? असाइन द वैल्यू टू द वेरिएबल, वेरिएबल को वैल्यू असाइन करता है। सिंपल सा है, जैसे इंट एक्स लिया, इसमें वैल्यू 5 कर दिया, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। वेरिएबल को वैल्यू असाइन करता है असाइनमेंट ऑपरेटर। डबल इक्वल रिलेशनल ऑपरेटर है, और सिंगल इक्वल क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर है। आगे आता है कास्ट ऑपरेटर। कास्ट ऑपरेटर क्या है? कास्ट ऑपरेटर एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करता है। जैसे एक वैल्यू है, एक टाइप की वैल्यू को दूसरे टाइप की वैल्यू में कन्वर्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे कैर हमने लिया, सी एच एक वेरिएबल है जिसमें हमने क्या स्टोर कर दिया? ए स्टोर करा दिया। अब इसको हमें मान लीजिए हमें आस्की कोड निकालना है, यानी इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या किया? इंट ले लिया, पी एक वेरिएबल ले लिया। अब इसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या लगा देंगे? टाइप कास्टिंग इंट लगा देंगे। तो ये सी एच जो है इसका इंटीजर निकल आएगा, तो क्या आ जाएगा? पी में क्या आ जाएगा? 65 यानी इसका आस्की कोड निकल आएगा। इसी तरह है फ्लोट एक्स इक्वल टू 2.5, फ्लोट में एक्स में 2.5 स्टोर किया। अब इंट बी ले लिया, अब हमने एक्स का क्या निकाल लिया? इंटीजर टाइप, तो एक्स में क्या है? 2.5, इसका इंटीजर पार्ट निकाल देगा यानी 2 आ जाएगा, बी में क्या आ जाएगा? 2। तो एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करने के लिए कास्ट ऑपरेटर का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट ऑपरेटर है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है? ये वेरिएबल की वैल्यू एक बढ़ा देता है या एक घटा देता है। इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द वैल्यू ऑफ ऑपरेंट बाई 1 बढ़ाता है या 1 सब्ट्रैक्ट कर देता है। दो तरह का होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। पहला होता है पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जिसका साइन होता है प्लस प्लस या माइनस माइनस। ये इंक्रीमेंट के लिए, ये डिक्रीमेंट के लिए, ये बढ़ाता है, ये घटाता है। इसमें होता क्या है? जब बाद में वेरिएबल के बाद में साइन लगा होता है प्लस प्लस या माइनस माइनस, इसका मतलब ये होता है फर्स्ट यूज सेम वैल्यू देन चेंज द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड। पहले जो वैल्यू दी गई है वही इस्तेमाल होती है, तब वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है। यूज होने के बाद वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है। एग्जाम्पल से क्लियर होगा, जैसे इंट के और पी दो वेरिएबल लिया, के की वैल्यू हमने 5 कर दिया। अब पी में हम क्या डाल रहे हैं? के प्लस प्लस। के प्लस प्लस क्या करेगा? एक बढ़ जाएगा, ये बढ़ने वाला है। तो इंक्रीमेंट में क्या होता है? बढ़ता है। तो क्या होता है? फर्स्ट यूज, पहले इसकी इनिशियल वैल्यू यूज होगी, यानी पी में क्या जाएगा? के की इनिशियल वैल्यू, यानी पी में हो जाएगा आपका 5, पी में 5 चला जाएगा। 5 पहले यूज हो गई, के की वैल्यू 5 पी में चली जाएगी, 5 चली जाएगी, तब के प्लस प्लस होगा, तब के बढ़ेगा। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। के की वैल्यू एक बढ़ जाएगी, 6 हो जाएगी, यानी बढ़ी हुई वैल्यू इसमें नहीं जाएगी, ये बढ़ेगा, बट इसकी पहले इनिशियल वैल्यू पी में जाएगी तब वो बढ़ेगा। इसी तरह यहाँ पे इंट एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 3 दिया, वाई इक्वल टू माइनस एक्स माइनस माइनस। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे फर्स्ट यूज देन चेंज, वही रूल लगेगा। फर्स्ट यूज पहले यूज होगा, वाई में क्या जाएगा? 3, वाई में क्या जाएगा? 3, वही वैल्यू जाएगी जो एक्स की इनिशियल वैल्यू है। फिर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एक्स अपनी वैल्यू क्या करेगा? एक सब्ट्रैक्ट कर देगा, यानी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। इसी तरह प्री फिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इसमें साइन पहले लग जाता है प्लस प्लस से माइनस माइनस से। इसमें क्या होता है? फर्स्ट चेंज देन यूज, पहले वैल्यू वेरिएबल की चेंज होती है तब इस्तेमाल होता है, यानी बढ़ी हुई या घटी हुई वैल्यू इस्तेमाल होती है। जैसे एग्जांपल है इंट के और पी लिया, के की वैल्यू 5 है, पी इक्वल टू प्लस प्लस के किया, तो पहले क्या होगा? फर्स्ट चेंज, पहले चेंज होगा, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6, के की वैल्यू 6 हो जाएगी, और वही पी में चला जाएगी, यानी पी की वैल्यू भी हो जाएगी 6। इसी तरह यहाँ पे इंट एक्स का वाई, एक्स इक्वल टू 5 किया, वाई इक्वल टू माइनस माइनस एक्स किया, तो पहले ये चेंज होगा, तो एक्स में क्या हो जाएगा? 4, एक्स की वैल्यू 4 हो जाएगी, और वही चीज़ कहाँ चला जाएगा? घटी हुई वैल्यू कहाँ चली जाएगी? वाई में, तो वाई इक्वल टू भी 4 हो जाएगा। ये हुआ आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर।